नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं पैसिव वॉइस का पार्ट 3। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेंस के सेंटेंसेस हैं कैसे उनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। दूसरे में मैंने जो जिसमें मॉडल का यूज़ किया जाता है, मॉडल वर्ब यूज़ होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज उनका कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको मैंने बताया था। और जो ये तीसरा पार्ट है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो टुडेज टॉपिक इज रूल्स टू चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है का कैसे पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको जो है मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस पहले तो 3 टाइप के होते हैं, तो एक-एक टाइप का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं ये हम देखेंगे। तो जो पहला टाइप है फर्स्ट टाइप का इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होता है कि इस तरह के जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं इनकी शुरुआत में मुख्यतः वर्ब के बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मतलब जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसका स्टार्टिंग में यूज़ होता है। इसमें सब्जेक्ट जो यू होता है वो सामान्यतः बोला या लिखा नहीं जाता है, हिडन होता है। चलिए इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं अगली स्लाइड पे। पहले इसका देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है फिनिश द गेम। फिनिश क्या है? फिनिश वर्ब है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुछ लोग कहते हैं, वैसे ये बेस फॉर्म होता है। हमेशा जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज होता है। कुछ लोग बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं लेकिन फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकेंड पास्ट फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है और फोर्थ फॉर्म जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इस तरह से। तो ये फिनिश क्या है? वर्ब हो गया, वर्ब का बेस फॉर्म। उसके बाद क्या है? द गेम, फिनिश द गेम, खेल को समाप्त कीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद एडवर्ब होता है। ठीक है, फिनिश द गेम हमने कहा कि खेल को ख़त्म कीजिए। अगर मुझे कहना हो खेल को ख़त्म मत कीजिए तो मैं कहूँगा डोंट फिनिश द गेम। ये डोंट इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। डोंट इसलिए लिख दिया है कि अगर नकारात्मक रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसमें इसका यूज होगा, अदरवाइज इसका यूज नहीं होता है। वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है या जो भी अदर वर्ड्स हैं उसको लिखेंगे। देखिए एक खास बात और बताऊं कि जैसे बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब भी इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर? लेट डोंट लिखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अदरवाइज वर्ब लिखिए, वर्ब का बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट एडवर्ब या जो भी अदर वर्ड्स हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे सबसे पहले अपनी तरफ से जोड़ेंगे लेट। क्या जोड़ेंगे? लेट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ लाएंगे और उसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट से स्टार्ट है तो नॉट को यहाँ पे लगाएंगे। अगर डोंट से स्टार्ट नहीं है सेंटेंस तो नॉट को नहीं लगाएंगे, इसलिए दोनों को हमने यहाँ डोंट को यहाँ नॉट को ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे? बी अपनी तरफ से लगाएंगे। बी लगाने के बाद जो यहाँ पे वर्ब लिखा गया जिसका बेस फॉर्म है उसका हम वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद अगर हम चाहें तो बाय यू, क्योंकि हम बताए हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है यू वो हिडन रहता है, तो आप चाहे तो बाय यू लगा सकते हैं अगर दिया गया है। तो अगर नहीं लिखा है, आगे यू नहीं लिखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यू यहाँ पे लिखें ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल, फिनिश द गेम, खेल को समाप्त कीजिए। मैंने क्या कहा? लेट अपनी तरफ से लगाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था द गेम को यहाँ हमने लिखा द गेम, तो लेट द गेम। उसके बाद यहाँ से क्या लिखना? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद क्या लिखना है? बी, तो बी मैंने लगाया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फिनिश था वर्ब तो उसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया। उसके बाद वाई यू यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ यू जो है स्टार्टिंग में दिया नहीं गया है, नहीं तो यू फिनिश द गेम होता है, तो लेट द गेम बी फिनिश्ड बाई यू। फिनिश द गेम है इसलिए लेट द गेम बी फिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, लेट से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे किसी सेंटेंस का, उसमें ध्यान देना ये है कि पैसिव वॉइस तभी बन सकता है, यह पैसिव वॉइस, यह पैसिव स्ट्रक्चर, ये जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जो भी मैंने बताया, लेट ऑब्जेक्ट,
बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये तभी बन सकता है जब जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। यहाँ पे क्या है, जो वर्ब हो वो ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव होने का मतलब है उसके बाद वर्ब दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो। देखो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता ही होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब से कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट वाला जो फॉर्म है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कि लिखा जाता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस है वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, अर्थात वर्ब के बाद उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लेट के बाद लगाएंगे क्या, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। देखिए उसके बाद है डोंट गो देयर। इसमें देखिए डोंट गो देयर, तो पहले बात नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद गो है, गो के बाद देयर लगा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। पहली ही वीडियो में मैंने बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए कि आप वर्ब से पूछिए कि क्या या किसे या किसको। आप पूछिए वहाँ मत जाओ, यहाँ है ना, वहाँ मत जाओ क्या, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ मत जाओ किसको, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देयर जो है ना, देयर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है एडवर्बियल एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। डोंट गो देयर, यहाँ पे उत्तर आएगा कहाँ, कहाँ मत जाओ, तो आएगा वहाँ मत जाओ। कहाँ का उत्तर मिलेगा, ठीक है। देयर, देयर किसका उत्तर है, कहाँ का, वेयर का उत्तर है, इसलिए यहाँ पे देयर एडवर्ब है। तो इसीलिए इसका लेट से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो लेट वाले में क्या है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो लेकिन कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी बना सकते हैं, यही तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या करना है भाई, ऐसे में जानते हैं यू हिडन रहता ही है, यहाँ पे यू हिडन रहता है, तो यहाँ पे वही शुरू करेंगे, यू आर एडवाइज्ड। डोंट गो देयर का मतलब आप वहाँ मत जाइए। मैं चाहे किसी को एडवाइस दे रहा हूँ या किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, या तो मैं किसी को एडवाइस दूंगा भाई वहाँ मत जाओ, है ना, या तो मैं किसी को ऑर्डर दूंगा वहाँ मत जाओ। तो वही है, यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेशित किया जाता है या आपको सलाह दी जाती है नॉट टू गो देयर। ये डोंट है, यहाँ पे बन जाएगा नॉट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट, उसके बाद टू लगना है, उसके बाद गो देयर, ठीक है। तो यू आर एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रिंग मी अ पेन टू राइट एन आर्टिकल प्लीज़। कृपया मुझे एक आर्टिकल लिखने के लिए कलम दे दीजिए। यहाँ पे देखिए मुझे क्या दे दीजिए, कलम दे दीजिए, अ पेन। तो यहाँ पे अ पेन, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, लेट अ पेन, लेट अ पेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, क्या लिखेंगे, बी। उसके बाद ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, लेट अ पेन बी ब्रॉट मी, है ना, लेट अ पेन बी ब्रॉट टू मी टू राइट एन आर्टिकल। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड टाइप का अब देखते हैं, सेकंड टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, यही तो है, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या होता है कि ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं ना, इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट, लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इसका जो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है जो बोलते हैं वो इस तरह बोलते हैं कि लेट रहता है, लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन रहता है, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। जो भी रहता है ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखो जो इसका पैसिव स्ट्रक्चर है, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आता है। उसके बाद बी आप जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं जैसे लगाते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन मैंने वही बाई, टू, ये सब वगैरह जो लगता है, विथ, एट, ये सारे प्रीपोजिशन लगते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एजेंट से पहले। और यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एज एजेंट। तो ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, लेट हो गया, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, मी क्या है, प्रोनाउन है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि लेट यहाँ पहले लगा है तो लेट के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो लेट लिखा, उसके बाद प्रोनाउन मी, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट माई जॉब, लेट मी डू माई जॉब, मुझे करने दो, क्या करने दो, माई जॉब करने दो, मेरा काम करने दो। तो माई जॉब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट लिखा, माई जॉब लिखा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी है तो बी मैंने लिख दिया, उसके बाद वर्ब था डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या है, डन, तो लेट माई जॉब बी डन। उसके बाद क्या लिखना है, बाई प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ मी है, मी, मी मेरे द्वारा, तो इसका अर्थ है लेट मी डू माई जॉब, मुझे मेरा काम करने दो। तो इसका मतलब है लेट माई जॉब बी डन बाय मी, मेरा काम मेरे द्वारा किया जाने दो, है ना, मेरा काम मेरे द्वारा किया जाने दो, लेट माई जॉब बी डन बाय मी।
ठीक है। इस तरह से इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या लिखते हैं, लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा करके हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट है माई जॉब इसको आगे लिखेंगे माई जॉब, उसके बाद बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन आगे जो लिखा है ये भी इसको ला करके हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट अ पेन, लेट अ पेन बी, ठीक है। उसके बाद ब्रॉट, लेट अ पेन बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट, लेट अ पेन बी ब्रॉट टू मी, ब्रॉट टू मी, ठीक है, टू राइट एन आर्टिकल, टू राइट एन आर्टिकल, ठीक है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। लेकिन जिसमें प्लीज़ लगा हो, काइंडली लगा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्लीज़ लगा हो, कमांड हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, तो उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड। इसमें क्या है भाई, देखो इसमें क्या है, इसमें तो यही है कि ब्रिंग मी अ पेन टू राइट एन आर्टिकल प्लीज़, कृपया मुझे लिखने के लिए कलम दे दीजिए, आर्टिकल लिखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, किसको आप कह रहे हैं, सामने वाले लोग कह रहे हैं, तो आप कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है, यू आर रिक्वेस्टेड आपसे निवेदन है टू ब्रिंग। इसमें क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड। देखो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट बताया है कि अगर इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, प्लीज़ लगा हो, जैसे मतलब देखो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन का पता चले, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड, अगर सजेशन है कोई यू आर सजेस्टेड, उसके बाद लगाना है टू, उसके बाद टू के बाद जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा ब्रिंग मी अ पेन टू राइट एन आर्टिकल, तो ऐसे लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसे तो आपने लिखा क्योंकि यहाँ प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट ही है, तो आपने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जैसा है ब्रिंग मी अ पेन टू राइट एन आर्टिकल, ब्रिंग मी अ पेन टू राइट एन आर्टिकल, ब्रिंग मी अ पेन टू राइट एन आर्टिकल। बहुत आसान है ये, तो आप बस आगे लगा देना है, प्लीज़ लगाए, प्लीज़ का यू आर रिक्वेस्टेड आपने बना दिया, उसके बाद आगे टू लगा दिया, टू लगा के ब्रिंग मी अ पेन टू राइट एन आर्टिकल। इसी तरह इसमें से डोंट गो देयर में क्या करना है, यहाँ पे एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, तो मान लीजिए यू आर एडवाइस्ड या यू आर ऑर्डर लिखेंगे। उसके बाद चूंकि उसके बाद टू लगाते हैं तो टू लगेगा, लेकिन टू के पहले अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, नॉट टू। उसके बाद यहाँ पे गो है, गो लगेगा, देयर है, देयर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्रिया से पहले टू लग जाता है, अगर नॉट है तो नॉट को टू से भी पहले लगा देते हैं। ये चलिए देखते हैं अगली साइड पे। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे डोंट लेट यू वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। डोंट वेस्ट योर टाइम को अगर ऐसे भी हो सकते हैं, डोंट लेट यू वेस्ट योर टाइम, खुद को अपना समय बर्बाद मत करने दो। इसका अगर हिंदी लिखें एग्जैक्टली इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि खुद को अपना समय बर्बाद मत करने दो, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। अब ये देखिए इसको कैसे शुरू करेंगे, तो इसमें देखिए लेट, डोंट से डोंट बाद में नोट बन जाएगा, ठीक है। तो लेट है, लेट लिखेंगे। यहाँ पे योर टाइम ऑब्जेक्ट है, क्या ना बर्बाद करने दो, योर टाइम, तो योर टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो लेट योर टाइम। उसके बाद बी लगना है तो बी लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वेस्टेड तो लगेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे डोंट से शुरू हुआ है इसलिए टू के पहले क्या लग जाता है, बी के पहले नॉट लग जाएगा। तो लेट योर टाइम नॉट टू बी वेस्टेड, नॉट टू लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट टू, ठीक है। तो लेट योर टाइम नॉट टू बी वेस्टेड, तो योर टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले बन जाएगा, उसके बाद नॉट यहाँ पे आ जाएगा, नॉट टू, उसके बाद बी लगेगा, बी के बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म वेस्टेड। अब चाहे तो बाई यू भी लगा सकते हैं, लेट योर टाइम नॉट टू बी वेस्टेड बाई यू, वेस्टेड बाई यू, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट योर टाइम नॉट टू बी वेस्टेड बाई यू, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। लेट एज इट इज लिखा रहता है, उसके बाद नोट है तो नोट पहले लगा देते हैं, उसके बाद बी लगता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। उसके बाद बाई यू या जो भी है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ या मुझे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने दो। तो लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, मुझे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने दो। मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आपको 2x पे करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को बिना 2x पे किए भी देख सकते हैं। मैं इतना तेज़ बोलता ही हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जल्दी से फिनिश कर दूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और सारी जानकारी भी मिल जाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि आपका डेटा भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और आपको पूरी जानकारी भी पहुँच जाए, और वो भी ठीक ठीक बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी एरर के आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी सही रूल आप तक पहुँच जाए।
क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा डेटा भी बच जाता है, हमारा टाइम भी बच जाता है, हमें और भी सीखने का मौका मिल जाता है और हमारा डेटा और कुछ सीखने के लिए बचा रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो आप जो है स्पीड को कम कर सकते हैं, मैनुअली स्पीड कम कर लीजिए, उसके बाद वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको एक्सप्लेन करने दो, मैं आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो लेट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करता हूँ, द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, तो लेट द कॉन्सेप्ट बी लगेगा। उसके बाद एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड यू, लेट द कॉन्सेप्ट बी एक्सप्लेन्ड यू, और यू जो कि यहाँ पे बचा हुआ था एक्सप्लेन यू, ऑब्जेक्ट यहाँ आगे आ गया था, अब बचा क्या, मी, यहाँ वाला उठा के लाना है प्रोनाउन यहाँ, तो बाई लगा के यहाँ ले आएंगे बाई मी। तो लेट द कॉन्सेप्ट बी एक्सप्लेन यू बाई मी। यहाँ पे देखिए यू जो एक्सप्लेन यू ऑब्जेक्ट ए भी है, ऑब्जेक्ट यू को नहीं लाएंगे, लेट यू है ना, लेट यू बी एक्सप्लेन्ड, या लिख सकते हैं लेट यू बी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट बाई मी, लेट यू बी द लेट यू बी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट बाई मी, ऐसा। या फिर चाहे कॉन्सेप्ट को आगे लिखिए, द कॉन्सेप्ट विल बी एक्सप्लेन्ड, या तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो कॉन्सेप्ट को ही लिखें, क्योंकि तब इसका मतलब हो जाएगा लेट द कॉन्सेप्ट बी एक्सप्लेन्ड, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन्ड होने दो, लेट द कॉन्सेप्ट बी एक्सप्लेन्ड मतलब कॉन्सेप्ट की व्याख्या किए जाने दो, किसको, आपको, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, है ना। लेट द कॉन्सेप्ट बी एक्सप्लेन्ड यू बाई मी, मेरे द्वारा आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाने दो, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस है ये। उसके बाद एक तरह का और इम्परेटिव सेंटेंस होता है, थर्ड टाइप का होता है। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, वो इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इम्परेटिव का मतलब ये हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, है ना। तो ठीक है। उसको थर्ड टाइप का भी होता है। थर्ड टाइप में क्या होता है, लेट्स लिखा होता है, लेट्स का मतलब होता है लेट अश, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो लेट है उसके बाद अस लिखा होता है, लेटस, उसी का शार्ट फॉर्म हो जाता है, लेट लगा के एपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगा देते हैं, लेट्स, ठीक है। यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि लेट्स मतलब लेटस, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बहुत आसान है, बस आगे लिख देना है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब इट इज सजेस्टेड क्योंकि इसमें हमेशा सजेशन होता है, इसमें हमेशा ही सजेशन होता है इस तरह के वाक्यों में। मैं अभी आपको उदाहरण के माध्यम से एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ ना, अभी मैं एग्जाम्पल्स लेकर आगे बताता हूँ। इसमें बहुत इट इज सजेस्टेड दैट लगाना है, उसके बाद वी शुड कहाँ से आता है, चूंकि यहाँ पे जो अस है ना, ये जो अस यहाँ पे जो अस लिखा है वही बन जाता है वी शुड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स से समझते हैं इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे लिखा है लेट्स हैव अ फन, आओ मज़े करते हैं। यहाँ पे देखो आओ मज़े करते हैं एक सुझाव ही तो है, हम अपने ग्रुप कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे कह रहे हैं आओ चलो मज़े करते हैं, हम उनको प्रपोज कर रहे हैं, उनको एक प्रपोजल दे रहे हैं, उनको एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि आओ चलो मज़े करते हैं, एक सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ सजेस्टेड दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट, प्रस्ताव दिया जाता है कि वी शुड हैव अ फन, हमें एक क्या करना चाहिए, हमको एक मज़ा करना चाहिए। तो लेट्स हैव अ फन, आओ मज़े करते हैं, तो इसका इट इज़ सजेस्टेड दैट। अब यहाँ लेट अस हैव अ फन, लेट अस हैव अ फन वही है लेट्स हैव अ फन, तो इट इज सजेस्टेड दैट। अब यहाँ अस जो था वी शुड हो गया, और उसके बाद हैव अ फन जैसे लिखा है वैसे यहाँ पे उतार दिया गया, लेट्स हैव अ फन क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट। तो उसी तरह लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, है ना, आओ चलें प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, आओ चलिए क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ भी तो प्रस्ताव हमेशा लेट्स वाला वो जो वाक्य होगा वो हमेशा प्रस्ताव होगा, हमेशा सजेशन होगा, सलाह होगा, ये नकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि जब किसी को मतलब क्या बोलेंगे, प्रपोजल देंगे तो ना वाला थोड़ी देंगे, हाँ वाला ही देंगे ना, चलो खेलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो देखते हैं, चलो मिलकर आते हैं, है ना, चलो शेयर कर लेते हैं, चलो गाने गाते हैं, तो कुछ इस तरह, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, इस तरह से। तो लेट्स है ना, चलो हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, चलो हम लोग खेल लेते हैं, चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, हिंदी में ऐसे चलो हम लोग ये कर लेते हैं, तो वही हम लोग वी शुड, है ना। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट, अब यहाँ पे लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना तो लगाना ही है, इतना मैं पहले बताया स्ट्रक्चर में पैसे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना तो लगाना ही है। उसके बाद बाकी जो लिखा है गो टू प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, गो टू प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। एक तो मेन वर्ब से शुरू होता है, दूसरा जो है लेट से शुरू होता है, तीसरा लेट से शुरू होता है। तो इतने तरह के इम्परेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तीनों तरह के इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस मैंने आपको
बनाना बता दिया है। आई होप कि आप अब से किसी भी तरह का इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना पाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने हित में सगे संबंधियों को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग सीख सकें। मेरा उद्देश्य है कि मैं सभी को क्वालिटी एजुकेशन, सही जानकारी सभी लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सकूं। तो इसके बदले अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे वीडियो रैंक होती रहे और जो लोग सर्च करें उनको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।